बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह एतराज़ तो आपने कर दिया और कह भी दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सियासी टुल्ले मार रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या वाकई सियासत में कम बैक करने के लिए या मियां नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कामयाब हो पाएगी या नहीं। गुज़िश्ता रोज़ जो जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसे एक फ्लॉप शो गर्दाना जा रहा है। फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस मजमे से खिताब कर रही हैं और खिताब के दौरान ही पंडाल खाली नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो कि खुद को इस इंतखाब के अंदर, जो कि 2024 में 8 फरवरी को शेड्यूल्ड है, उसमें फ्रंट रनर के तौर पर गर्दान रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इरादा रखती है कि मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी पोजीशन को ओवर एस्टिमेट कर रही है या अपने सियासी मुखालिफिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंडर एस्टिमेट कर रही है। अगर जलसे या वर्कर्स कन्वेंशन कोई बैरोमीटर है तो फिर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड, थर्ड या बिल्कुल नीचे की लीडरशिप ने जो मजमा इकट्ठा किया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ अजला में, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। फुटेज झूठ नहीं बोलती, ठीक है, कह सकते हैं लोग के फोटोशॉप, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो इस तरह के मनाजिर हमारे सामने आते हैं जो कि एक लाइव इमेज होता है, स्टिल इमेज नहीं होता, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई मिल रही है। ये बहुत बड़ा ऐलान भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जहाँ वो अताब का शिकार है वहीं वो इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करने के लिए भी तैयार है। मियां नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुस्लिम लीग नून अपनी क्या तैयारी कर रही है, और जहाँ तक बात सीट एडजस्टमेंट की है तो मुस्लिम लीग नून कतई तौर पर ऐसी जमात नहीं रही जो कभी भी जनरल इलेक्शन से पहले सियासी इत्तेहाद बनाना शुरू कर दे। इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुड़ने के लिए मुख्तलिफ जमातें ज़रूर रब्ता करती हैं, सियासी राब्ते होते हैं, लेकिन अब इस दफ़ा ऐसा मुख्तलिफ क्यों है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोटी जमातों से रब्ता करने की ज़रूरत पेश आ रही है, चाहे वो IPP हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो। इनकी अहमियत क्या है? क्या उन जमातों की ज़रूरत मुस्लिम लीग नून है या मुस्लिम लीग नून को सियासी मंजरनामा क्लियर नज़र आ रहा है? ये सब सवालात हमारे जहन में है, आपके जहन में भी हैं। इनका जवाब जानने के लिए चलते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, आप खुद हल्के की सियासत करते हैं, जलसे भी करते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन भी करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। मतलब इतनी पुअर प्लानिंग कि आप भिजवा रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का रिफ्लेक्शन है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब का अगर कोई सियासी जानशीन है तो वो मरियम साहिबा हैं। वो एक वर्कर्स कन्वेंशन में जा रही हैं और पता लग रहा है कि इट वॉज अ फ्लॉप शो। तो ये रियलिटी चेक मिला है आपको? इसे आप पुअर प्लानिंग कहेंगे, वहां के टिकट होल्डर्स की गलत असेसमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है, ये वर्कर्स कन्वेंशन नहीं था, ये यूथ कन्वेंशन था। और हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर जो हैं उन्होंने पहले भी मरियम साहिबा के लिए विहाड़ी में, मुल्तान में और कई दूसरी जगह पे ये कन्वेंशंस हुए। उसके बाद क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, ये पहले से लोग चाह रहे थे कि जो कोऑर्डिनेटर्स उस जिले के हैं, और ये सिर्फ एक आप यूथ के कोऑर्डिनेटर ने अपनी यूथ की टीम वहां इकट्ठी की, और जब मरियम साहबा वहां तशरीफ लेके गई तो अच्छी खासी तादाद जो थी वो मौजूद थी। और उसके बाद अगर कोई ये कहे कि ये फ्लॉप शो है या बिल्कुल कोई नून लीग को कोई रियलिटी चेक है, तो हमारा रियलिटी चेक जो है वो तो मीनारे पाकिस्तान में हमने करके दिखाया, एक उसकी झलक। और आपको आने वाले दिनों में हर शहर में, हर कस्बे में ये झलक नजर आएगी। मैं समझता हूँ कि इसको एक गलत कंपैरिजन या एक सिर्फ वो क्या कहते हैं कि हर एक की नजर ही नून लीग पे लगी हुई है, और हर कोई नवाज शरीफ और मरियम नवाज में कभी किसी को कपड़ों के रंग नहीं उनके पसंद आते, कभी कोई लफ्ज पसंद नहीं आते। हर कोई चाह भी रहा है कि उसके साथ मिलके इलेक्शन लड़े, और हर कोई ये भी चाह रहा है कि उसके बराबर नजर आए।
तो मेरा ख्याल है हम पंजाब में चौधरी साहब बिल्कुल काफी आगे हैं। आपको लगता है आप पंजाब में आगे हैं, अगर ग्राउंड पर आप हैं और वोटर आपको वोट देता है तो बहुत अच्छी बात है, नजर आ जाएगा। आप इसे वर्कर्स कन्वेंशन कहें, आप इसे यूथ कन्वेंशन कहें, यूथ कोऑर्डिनेटर्स का कहें, जो भी कहें, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, आप भी क्योंकि जलसे जुलूस करते हैं, मैं इसलिए दोबारा कहूंगा, ये लाइव फुटेज झूठ नहीं बोलती। अगर किसी कंपैरिजन से ये किसी वर्कर, ये यूथ कन्वेंशन ही है और यूथ कोऑर्डिनेटर ने ऑर्गेनाइज किया था, तो किसी छोटे शामियाने में कर लेते। मतलब मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहां जा रही हैं और वहां पर क्राउड उनकी तकरीर के दौरान जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लिया जाता है मुस्लिम लीग नून में कि वो एक क्राउड पुलर है, जहां वो जाती हैं मुस्लिम लीग नून का क्राउड उससे जुड़ता है। ये आप इसे माने या ना माने, आपके सियासी नाकदीन जो मर्जी कहें, बट इट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन मुस्लिम लीग नून को शायद लगता है कि किसी भी तरह की तनकीद उनको मेरे ख्याल में वो उसको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है। वो यही समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हमारी सियासी प्लानिंग बड़ी ठीक है। तो को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे अपनी पोजीशन को आप? देखिए, एक तो बड़ी खुशी होती है जब मुनीब जैसा एक एंकर जो है वो ये समझता है कि मरियम नवाज का सियासी कद बहुत बड़ा है और वो इससे बहुत बड़े इज्तिमा के लायक है और लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन कदरे छोटा हुआ है। तो हमारे लिए ये भी एक सताइश की बात है कि लोग नून लीग को, नवाज शरीफ और मरियम नवाज या हमारी बाकी लीडरशिप को ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान में बड़ी कदावर शख्सियत है। बाकी रही बात कि ओवर एस्टिमेट करने की, तो मेरा ख्याल है हम तो बहुत सारे अदवार गुजरे हैं। यहाँ पर आमरीत भी आई है, अच्छे दिन भी आए हैं, बुरे दिन भी आए हैं। 40 साल की पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब की सियासत नवाज शरीफ और नून लीग के गिर्द घूमती है और अल्हम्दुलिल्लाह हर हलके से या हम फर्स्ट होते हैं या बुरे हालात में भी हम आरटीएस बैठाने के बावजूद, पोलिंग एजेंट बाहर निकालने के बावजूद, हमारे वहाँ वोट जो हैं वो आज भी दोबारा गिनती किए जाएं तो जहां से हमें हराया गया वहां से हम जीतते थे। तो एक और सबसे जो अहम बात है, लोगों को उम्मीद किससे है? लोगों से आप बात करें, तनकीद करने वाले बड़ा कुछ तनकीद करते हैं, कोई जो मर्जी, लेकिन जब उससे बात करें कि कौन कर सकता है, कौन है जो पाकिस्तान में डिलीवर कर सकता है, तो फिर किसी के पास हमारे मुखालफों को, मैं अभी भी हल्के में हूं, यहाँ डेरों पर बैठ के यही बातें होती हैं। जो हमारा मुखालिफ है वो मानता है कि अगर कोई कर सकता है तो वो नवाज शरीफ है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त करने की जरूरत है इस वक्त। लेकिन आपका मुखालिफ अगर बचा हुआ हो तो तब वो करता है ना। चौधरी साहब, मुझे आपके जाती मुखालिफ का तो नहीं पता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर टिकट लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे मुखालिफिन या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या वो इधर उधर हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कोई नहीं है। तो आपकी रिलायंस भी क्या ऐसी है कि वो आपका मुखालिफ कहीं गायब हो गया है, पार्टी के पास बंदा ही कोई नहीं है, या आपको लगता है आप अपने जोरे बाजू पर इतने मकबूल हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सीट जितवा देंगे? देखिए, मैं तो कहता हूं चलें 2018 वाला ही जो लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे उस वक्त लोग कहते थे। मैं सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे खड़ा रखती थी ये साकिब निसार, और वहां पर 5 तारीखें सुबह लगती थी, शाम मुझे वहां से छोड़ते थे और उसके बाद फैसले महफूज करते थे, ना अहल करने के टिकर चलाए जाते थे। और जिस बंदे ने भी मेरा इश्तिहार या फेसबुक पे मेरा नाम लगाया था वो या उठा लिया गया था या उस पे पर्चे थे। और उसके बावजूद आज भी मेरा वोट, आप उसको कंसोलिडेट कर लें, जरा टोटल ठीक कर लें, तो आज भी मैं जीतता हुआ था। तो ये नवाज शरीफ का वोट था। और अभी भी आप जिस मर्जी मुश्किल हालात में इलेक्शन करवाएं, किसी मोहल्ले किसी गली में हमारी बेहतरीन टीम मौजूद है। हमने काम किया है इलाकाई तौर पे, सिर्फ इलाकाई तौर पर नहीं बल्कि अगर किसी को लोगों से को उम्मीद है जड़ावाला से तो वो नवाज शरीफ से। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, यकीनी तौर पर होगी। मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो हमारे सामने जो आखिरी जो टेस्टामेंट या बैरोमीटर है ना, वो 2022 के बाई इलेक्शंस हैं जिसमें बड़ी मार पड़ी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अब पंजाब के अंदर वो हल्के, मैं तो फील्ड में भी गया, देखा भी, तो एक पूरा ब्रेक अवे नजर आया कि वो मुस्लिम लीग नून जो ज़ेरे अताब होने के दौरान इतनी मकबूल और इतनी मजबूत थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी 80-90% बाई इलेक्शन जीतती रही, उसने अपनी ग्रिप लूज की। आज के हालात आपको नजर आते हैं कि आप अपने मुखालफिन से आगे हैं, तो ये मुझे बताइए कि फिर सियासी सीट एडजस्टमेंट्स करने की आपको जरूरत क्यों पेश आ रही है? आपके पास आई है IPP सीट एडजस्टमेंट मांगने के लिए, या आपकी भी ख्वाहिश है? क्या आप चाह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट हो, कहीं किसी का उम्मीदवार हो ताकि पोजीशन कंसोलिडेट हो?
देखिए, पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात है, उसका पहला ख्वाहिश है कि वो नवाज शरीफ और नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। वो जमात कोई सिंध की हो या बलूचिस्तान या केपीके की, और उन सूबों में समझते हैं कि बहुत गुंजाइश थी और हमें वहाँ अलायंस सीट एडजस्टमेंट वहाँ करने की जरूरत थी। पंजाब में 141 सीट्स हैं। 130 सीट्स के करीब या मिनिमम 125 सीट्स पे हमारे पास ए ग्रेड कैंडिडेट्स मौजूद हैं, जो और एक से ज्यादा कैंडिडेट एक सीट पे मौजूद है। ये मैं 125 की बात कर रहा हूँ। अब चंद एक इलाकाई तौर पे उसमें ऐसी जगह हैं जहां पर हम समझते हैं कि शायद हमारे से बेहतर कोई कैंडिडेट हो सकता है, जिसमें 10 से 15 टोटल सीट्स हैं, जिसमें जनूबी पंजाब भी होगा, हो सकता है बस्ती पंजाब की भी चंद एक सीट्स हो। अदरवाइज तो हमारे पास जगह ही नहीं है। और बाकी देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, अगर किसी ने लाहौर से या लोधरा से या फैसलाबाद से कोई जीतना चाहता है, तो जब तक उसके साथ नून लीग नहीं खड़ी होगी, वो जितना बहुत बड़ा भी लीडर हो, वो इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि आईपीपी की ये जो ख्वाहिश है, ठीक है, अच्छी ख्वाहिश है और सियासी दानाई है कि वो चाहते हैं कि अगर एडजस्टमेंट हो सके तो उनकी कोई मेन लीडरशिप जो है वो कोई इंतखाबात में जीत सके। अदरवाइज मेरा ख्याल है नून लीग को इस वक्त भी अगर वो तनहा भी इलेक्शन लड़े तो 100 से ज्यादा कौमी असेंबली की सीटें नून लीग जीतेगी। लेकिन उसकी जो मॉरल वैल्यूज पे बड़े सवाल होंगे, अखलाकी हैसियत पे बड़ा सवाल होगा आपके से। आपने अपने केसेस का मिसाल दी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शनों से पहले गिरफ्तार हुए, फैसले हुए, पैनमा कन्विक्शंस, आपके कोलीग्स आप समेत आप डिस्क्वालीफाई हुए, दानियाल अजीज साहब डिस्क्वालीफाई हुए। यहाँ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कोई जेल के अंदर है, किसी को रगड़ा लग रहा है। अब फवाद चौधरी आज क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। सारे जाली केसेस भुगत रहे हैं, ये केस खत्म होगा और बन जाएंगे पाकिस्तान में। जाहिर है इस वक्त कोर्ट में तो यूँ लग रहा है कि मरा होना ज़रूरी है आपका केस सेक्शन, तो आप इंतज़ार करते हैं कब मरते हैं। यानी आपके सियासी मुखालिफ हैं फवाद चौधरी साहब, बहरहाल आप लोग सब कुलीग्स ही होते हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम पे जाली केसेस बनाए जा रहे हैं और हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में लगे, वो तो लगता है उसके लिए तो मरना पड़ेगा, तो मरने का इंतज़ार करते हैं। चौधरी साहब, ये तो आपको याद आ रहा होगा कि पहले आप दूसरी तरफ थे, रिसीविंग एंड पे थे, यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन मसला ये है कि जब वो इलेक्शन जीत के आए तो उन पे ठप्पा लग गया कि वो सिलेक्टेड है। आप पे जब इलेक्शन आप जीतेंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं आप जीतेंगे, तो यकीन मानिए वो ठप्पा लगेगा कि आप सिलेक्टेड प्लस हैं। इसके लिए तैयार है? देखिए, क्योंकि लोगों को रिजल्ट नजर आ रहा है और अब हमने तो नहीं कहा था कि 9th में करें, और या हमने नहीं कहा था कि आप इतने कम हौसला, यानी हमें तो अपने जो सियासी मुखालिफ हैं उनके सामने भी शर्मिंदगी आती है कि कौन हमारे मुखालिफ है। 48 घंटे 72 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा हूं और मेरे से बहुत ज्यादा जुल्म हुए हैं नवाज शरीफ की फैमिली पे सबसे ज्यादा, और हमारे रहनुमाओं पे कौन कौन सा पर्चा नहीं हुआ। मैं आज भी शायद मेरा ख्याल किसी इश्तिहारी हूं, किसी ना किसी पर्चे में कभी आपको रोता हुआ नजर आया हूं टीवी पे कि नहीं जी मर जाएंगे, फलाना हो जाएगा। आपने देखा होगा बड़े हौसले के साथ साकब नसार की आमरीयत हो या जुल्म हो या फिर कोई ये पर्चे और मुकदमे हो, हमने हंस के उसमें ये सियासतदानों का यही शेवा है। पाकिस्तान में तो लोग सूली से झूल जाते हैं, चिलावतन हो जाते हैं, लोग कोड़े खाते हैं, लेकिन हंसते हैं ऐसे सीना तान कर। ये पहले रोंदू मिले हमें हर 5-10, एक तो पार्टी पे पार्टी आपको भी, हमने हमारे साथ कम जुल्म, पीपल्स पार्टी के साथ कम जुल्म, पाकिस्तान की तारीख पड़ी पे। और दूसरी बात यह है, अगर आप इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान में सियासत कर सकें या उसके हालात को सह सकें, तो फिर आप मेहरबानी करें, फिर आप अपने आप पे रोए। नहीं, बट चौधरी साहब आप तो इसके मुखालिफ है ना, चौधरी साहब आप तो इसके मुखालिफ है ना कि रियासती डंडा, रियासती जबर किसी पे नहीं होना चाहिए। बट सवाल ये है, आप लोगों के ऊपर केसेस बनते थे तो पता तो लगता सी ना तुसी लोग कितने हो। यहाँ तो शुमाली इलाका जहाज की सैर हो जाती है, बंदे का पता नहीं चलता की हो गया उहदे नाल। वो तो ये कहते हैं हमारे साथ तो नए तर्ज का काम हो रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत सारे लोग शुमाली इलाका जात की सैर को जाते रहे। जब कोई लोग टूटते नहीं ना, जब नवाज शरीफ से शुरू होने कर नीचे तक लोग टूटते नहीं हैं, लोग खड़े रहते हैं, 2-2, 2.5 साल की काल कोठरियों में रहते हैं, बेगुनाह रहते हैं, नाहलियां
काल कोठरियां, सजाएं, हमारे कारोबार, हमारे तो घरों के आगे वो जो थड़े हैं वो भी इन्होंने तोड़े हैं। हमारे तो बुजुर्गों की कब्रों को भी इन्होंने आके इनके पटवारियों और एसीओ ने नापा है। तो लोग खड़े रहे हैं और लोग खड़े रहते रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में। हमसे भी ज्यादा बहादुर लोग इधर रहे हैं, मगर इस वक्त सबसे जो कमजोर और बुजदिल और वो जो एक सियासी भरगर्ज हैं वो उनसे वास्ता पड़ा है। वो हल्के से 2 पर्चे होते हैं, एक बंदा लेके जाता है उन्हें पकड़ के, शाम को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे हंस हंस के कर रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं बड़ा कोई उन्होंने बड़ा कोई तहरीक में कोई कामयाबी हासिल कर ली। गुजारिश ये है, अगली बात ये रोना जो है ना, ये अपनी कमजोरी पर रो रहे हैं। अच्छा। और ये अपने इनके अंदर बहुत सारे, अब मुझे ये बताने को तो इनके पास है कुछ नहीं। और उसके बाद ये बार बार ये जो लाडले वाला, भाई नवाज शरीफ को आप जो भी कहें, अब आपको हार और नवाज शरीफ की जीत नजर आ रही है। वक्त से पहले बयानियां, पोस्ट इलेक्शन बयानियां जो है ना, वो बिलावल साहब से लेके हमारा हर सियासी मुखालिफ बना रहा है, वो बनाता रहे। जिसने नवाज शरीफ ने जवानी में 1990-93 में डिक्टेशन नहीं ली, जिसका आगाज ही, जिसने पहले वर्ड जिसने डिक्टेशन को कहा कि मैं नहीं लूंगा, जिसका पहले, तो उसको कहते हैं कि ये डिक्टेशन लेगा या ये लाडला होगा। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, नहीं वापस आएंगे। कानूनी मामलात अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इमरान खान साहब की जमात कहती है कि वो अहल हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की जमात कहती है कि वो अहल होने जा रहे हैं। जैसी अल-अज़ीज़िया में उन्हें क्विटल मिलेगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आपने तलाल चौधरी साहब की सूरत में सुना। सवाल यह है कि क्या ये वाकई सिर्फ सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, या वाकई ग्राउंड पे कुछ है? इसके बारे में जानेंगे एक ब्रेक के बाद। बस आते ही एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब, जिनकी एवनफील्ड केस के अंदर अपील मंजूर हो चुकी, कन्विक्शन ख़त्म हो चुकी है, अल-अज़ीज़िया में उनकी अपील समात के लिए मुकर्रर है, उस पर समात भी हो चुकी है। अमजद परवेज़ साहब अपने दलाइल भी दे चुके हैं, नैब ने अपने दलाइल देने हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की एक्विटल अगर अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी हो जाता है तो उसके बावजूद क्या मियां नवाज शरीफ के लिए कोई प्रॉब्लम रहेगा? वो इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकेंगे या नहीं, ये एक सवाल है। दूसरी जानिब ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त ग्राउंड पर कितनी मकबूल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रंट रनर के तौर पर सामने आ रही है और हर कोई ये कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनेगी या मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत बनेगी। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर हालात हैं वो क्या हैं? यानी मरीम नवाज शरीफ साहिबा का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ जलालपुर जट्टा में, उस पर बहुत लेदे की जा रही है, बहुत एतराज़ किया जा रहा है। और जो सोशल मीडिया पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मुखालफीन हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक फ्लॉप शो था, इसको करने की ज़रूरत क्या थी, और इससे ज़ाहिर होता है कि अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं। जबकि दूसरा नैरेटिव ये है कि एक छोटी जगह है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून इतनी मजबूत नहीं है। इस वर्कर कन्वेंशन से या इसके कामयाब या नाकाम होने से ये बात ज़ाहिर नहीं होती कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। हालात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपका भी। क्योंकि सिद्दीकी साहब से हम पूछेंगे क्योंकि आम मामलात, आम केसेस भी लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ ये मकबूलियत की बात है ज़रा इस पर बात पहले हो जाए। अब राना सनाउल्लाह साहब, अज़मा बुखारी साहबा, मुस्लिम लीग नून का ओवरऑल जो स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के हवाले से, वो क्या है, वो जरा सुन लीजिए। पीटीआई तो ये कहती है जी आज आप कर लें, आज आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, हम पीपीएम-एलएन से कई ज्यादा मकबूल हैं। वो तो जी वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे मकबूल होंगे बॉट्स के जरिए। एक जमात है जिस सोशल मीडिया पर उनका वोट बैंक है, वो कितना वो फ्रॉड है सारा, वो सोशल मीडिया पे सारा फ्रॉड है। इस फ्रॉड में ना आए आप। ये फ्रॉड है और सोशल मीडिया पे ही मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जबकि जो उन्हें मैं जलसे कहूँ या वर्कर्स कन्वेंशन कहूँ, यानी पीटीआई की, वो मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो क्या शायद थर्ड ईयर लीडरशिप भी नहीं बनती शेर अफजल मरवत साहब की, जो फुटेज सामने आती है खैबर पख्तूनख्वा से, वो तो ये बताती है कि बड़ा इंप्रेसिव क्राउड होता है वहाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मेन लीडर्स मौजूद नहीं होते, सेकेंड ईयर भी मौजूद नहीं होती, थर्ड ईयर भी नहीं होती, लेकिन आपको ग्राउंड स्वेल नज़र आता है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और अब वो ये इरादा रखते हैं कि वो पंजाब में भी आएंगे। तो फैक्ट ये है,
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत ग्राउंड पर शो करती नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पे एक बहुत बड़ा जलसा किया। बाद में लोगों ने तनकीद ज़रूर की थी कि लाहौर की शमूलियत कम थी, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़ा जलसा था जो कि मीनार पाकिस्तान पे किया गया। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक कोई बड़ी परफॉर्मेंस, कोई जलसे की सूरत में सामने नहीं आई। जो ये वर्कर कन्वेंशन हुआ, इसके ऊपर बहुत एतराज़ हो रहा है। सो एक्चुअली ग्राउंड पर मकबूल कौन है और क्या ये रेलिवेंट भी है अब या नहीं? अतर काज़मी साहब, फ्रैंकली ये जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त बात करते हैं कि ये सब सोशल मीडिया पे फ्रॉड है, ये बॉट्स की मदद से किया जाता है एंड ऑल दैट, चले उनकी तनकीद अपनी जगह सही, लेकिन हाउ डू यू सी इट? क्या ये कह देना कि पीटीआई ही पीटीआई है और मुस्लिम लीग नून कहीं पर नहीं है, ये दुरुस्त है या ये भी मिसकंसेप्शन है? नहीं, देखिए, नून लीग एक बड़ी सियासी जमात है, अरसा दराज से वो सियासत कर रहे हैं और उनके वोटर सपोर्टर मौजूद हैं, ग्राउंड पे भी मौजूद हैं। आपको जलालपुर जट्टा में भी नजर आए और उस तनासुब से नजर आए जिस तनासुब से उनकी सपोर्ट है ग्राउंड पे। अब जो ये कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया के ऊपर एक जमात मकबूल है, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। देखें, जो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं, ये जो सोशल मीडिया है, ये आपके समाज का अक्स है। इसमें कुछ हद तक तो आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई पोल आप जीत जाए, लेकिन आप अवामी राय आमा उस तरह नहीं बना सकते। इसकी एक खुसूसियत ही या इसकी एक खूबी ये है कि इसमें आप नैरेटिव उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते अनलेस आपके पीछे अवामी सपोर्ट। और वो हमने देखा कि एक तरफ मरियम बीबी, दूसरी तरफ जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक वकील, उसको देखें अवाम उसके पीछे किस तरह आ रही है। आज कोहाट के आप मनाजर देख लें, और आप कल आपने गुजरात में जो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिकल अगली जानशीन है वो वहां पे गई हैं और वहां पे लोग कितने आए। तो ये सामने नजर आ रहा है कि ग्राउंड के ऊपर इस वक्त नून लीग की उतनी मकबूलियत नहीं है जितनी उनके हवाले से बहस हो रही है कि उनका वजीर आजम कौन होगा, उनके कानूनी मसाइल। मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब के कानूनी मसाइल उनके कभी भी आड़े आएंगे। उनके लिए मसाइल इस वक्त सियासी हैं, और सियासी मसाइल ये हैं कि जो हार्ट लैंड है, नून लीग का हार्ट लैंड, जिसको आप जीटी रोड की बेल्ट कहते हैं, ये उसकी हालत है। तो बाकी मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, फिर उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, आपके नज़दीक ये जाहिर बात है अदालती मामलात समहाउ रेलेवेंट हो जाते हैं या केसेस रेलेवेंट हो जाते हैं, उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये जो मकबूलियत का फैक्टर है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक सेटबैक है? क्या वो आपको लगता है कि उन्हें रियलाइजेशन थी या नहीं थी? अभी भी ये जो मौकफ तो वो है ना जो मैंने आपको सुनवा दिया कि भाई ये सब सोशल मीडिया का ड्रामा है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, असल में तो कोई मकबूलियत नहीं है और ये सब क्रिएट की गई है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि आपको नजर आता है, अब तो खैबर पख्तूनख्वा से तो वो सेंटिमेंट नजर आता है कि वहां पीटीआई बड़ी मकबूल है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई की वहाँ पे मेरा ख्याल पिछले 10 साल से केपीके के अंदर हुकूमत थी और बड़ा मुख्तलिफ होता है। केपीके का मिजाज जो है वो बहुत मुख्तलिफ है कि अगर वो वहाँ पे कोई परफॉर्म ना कर सके तो उसको अगली बारी वो नहीं देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और ये तीनों सियासी जमातें जो हैं, पहले तो एक ऐसी गुमगू की कैफियत थी कि आया इलेक्शन होना है या नहीं होना है, और अब जबकि इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो है वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, हर पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी अपने तमाम तर साजो सामान के साथ जो है वो निकल के बाहर आई है। और तनकीद जो है वो हर तरफ से जो कि पिछले अलाइज भी थे, जैसे पीपल्स पार्टी और वो जो है PMLN के ऊपर कर रही है, कभी लाडला कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। एनीवेज, तो ये तो सियासत तो इस तरह से चलती रहेगी, जाहिर है, एक दूसरे के ऊपर या पब्लिक सेंटिमेंट को विन ओवर करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है मेरा ख्याल है कि उसमें एक चीज़ जो इकॉनमी की सूरत हाल है, उसने तमाम बाहर पाकिस्तानी शहरी को जो है बुरी तरह से मुतासर किया है। ठीक है। और उसमें जो है वो फैक्टर जो है वो फैक्टर इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि पिछली हुकूमत जो थी वो PDM की हुकूमत थी और इन्हीं सियासी जमातों की थी जो पहले वादे करते रहे थे कि अगर हम हुकूमत मिली तो हम ये जो है चमत्कार कर देंगे। लेकिन वो चमत्कार नहीं हुए। इकॉनमी का जो पहिया है वो अभी तक नहीं चल पाया है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया, जिसको कहते हैं एक नैरेटिव लेके चलना, वो उसके अंदर थोड़ी कंफ्यूज नज़र आती है। वो कहीं कुछ बचाना भी चाहती है, कहीं एहतसाब भी करना चाहती है। पार्टी के अपने अंदर भी शायद कोहेरेंस उस तरह से नहीं है। लेकिन जो सियासी जमातें हैं उसमें इलेक्शन से पहले कुछ भी वाक़यात जो हैं
बड़े अहम रोल प्ले कर दिया करते हैं सम टाइम। तो उसको अभी जब ये कैंपेन का मोमेंटम शुरू होगा वो भी चलेगा और दूसरी सियासी जमातें भी, फिर उसके बाद दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो भी सामने आएंगे। बट क्या ये रियलाइजेशन है अच्छा मार्का नहीं, बट क्या ये रियलाइजेशन है कि पीएमएलएन को कि भाई पीटीआई का ये, क्योंकि ये तो देखिए मैं कहूंगा कि हवा में उड़ा देना हर बात को कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, ये तो सब बॉट्स की मदद से होता है। बट मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि आप बहसियत एक साफी, आपका इंटरेक्शन भी होता है, ऑफ द रिकॉर्ड भी होता है, ये क्या कोई महसूस करता है या ऑफ द रिकॉर्ड भी यही होता है कि नहीं ये सब फ्रॉड है जी, हम मकबूल ज्यादा है पीटीआई से? नहीं, ये बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि वो शायद पब्लिकली इस बात का शायद इजहार नहीं करते, लेकिन जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ उनको भी पता है, उनके भी कांटेक्ट है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इलेक्शन जो है वो महज सिर्फ इस बात पर नहीं होता, इलेक्शन वाला दिन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ठीक, कौन निकल के कहाँ किस तरफ जाता है, फिर उसके बाद आपका कैंडिडेट भी जो है वो काउंट करता है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा जो है वो आपको मिलेगा। ये मकबूलियत का टेस्ट जो है ये पिछले बाई इलेक्शंस के अंदर आने वाले नतायज और उसमें होने वाली कि जहाँ पे कभी पीएमएलएन की लीड जो है वो 40-40 या 30-30 हज़ार होती थी, वहाँ पे 2-2.5 हज़ार से जीतना, ये जो है वो मार्जिन तो कम हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये एक सेटबैक भी है। एक ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो इस पर बात कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो सियासी इंतखाबात पार्लिमानी सियासत के लिए मुकम्मल तौर पर अहल होंगे और उनके मसाइल हल हो जाएंगे, जबकि इमरान खान साहब के हवाले से जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो इलेक्शन लड़ पाएंगे इवन जब वो जेल में हों, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नहीं जी उनकी जो कन्विक्शन है यानी सज़ा वो भी मुअत्तल हो चुकी है। वकलात उनकी ये कहते हैं या हो जाएगी, ऐसी सूरत में इमरान खान साहब भी एलिजिबल होंगे। क्या ऐसे ही होने जा रहा है? एक ब्रेक के बाद पर बात करते हैं। आम केसेस भी इस हफ्ते यानी अगले हफ्ते में लगे हुए हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ये ज़रा बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की अहलियत के हवाले से बड़ी बहस है और इस तरह की ख़बरें भी आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल कानूनी पोजीशन वाज़े की गई है कि इसमें मसाइल भी हो सकते हैं। अब एक मौक़िफ़ वो जो हमने मुख्तलिफ वकला उसमें बयान देते हैं, लेकिन आप भी की भी बहुत सी वकला से गुफ्तगू होती है। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अल अज़ीज़िया के अंदर उनके एक्विटल के बाद, क्योंकि वो लग रहा है बाइंड आज के एक्विटल उनका हो जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मैदान साफ है क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो चुकी है और वो बिल्कुल एलिजिबल होंगे इंतखाबात के लिए, या नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट क्रिएट करेगा उनके लिए? मुनीब साहब, ये बड़ी दिलचस्प इस वक्त सूरत हाल है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइफर केस और अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से जेल के अंदर है। एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त अपनी नाअहली के हवाले से जो कानूनी कार्रवाई है उसको फेस कर रहे हैं, और एक प्राइम मिनिस्टर जिसका अदालती कत्ल हुआ था वो, ये तमाम मतलब देखें कि तारीख को अगर हम देखें तो ये इस दिसंबर का महीना इन तमाम तीनों चीज़ों के हवाले से बड़ा अहम होगा। और फिर बिलखुसूस 12 दिसंबर और उसके बाद होने वाली जो भी मामलात होंगे। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का केस का ताल्लुक़ है, वहाँ पर अगर ये अल अज़ीज़िया की, जैसा कि सामने नज़र आए, फ़ोटो कॉपीज़ जो हैं वो उनके ऊपर कानून शहादत, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारी आर्गूमेंट्स आपके सामने आ चुके हैं। उसके बाद ये सस्टेन करती हुई दो उन रेफरेंसेस की बुनियाद पर ये लगती नहीं है कि ये अल अज़ीज़िया सस्टेन कर सकेगा। अब यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल बहुत अहम है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिक्लेरेशन है, ऑल्दो कि वो उसकी जो ताहयात नाअहली की लिमिट कर दी गई है 5 साल ताहयात नाअहली जो है इलेक्शन एक्ट के अंदर, लेकिन वो जो डिक्लेरेशन है मेरा ख्याल है कि उस हवाले से प्रॉब्लम होगी और ये लड़ाई जो है वो कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद से गालिब इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचेगी कि इसकी मामले की इंटरप्रिटेशन के हवाले से। तो सब अच्छा है कि तो आवाज़, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी भी अल अज़ीज़िया में अगर रेफर कर दिया जाता है और फिर वहाँ पे दोबारा शुरू हो जाता है, गो कि अब कहा कि नहीं होगा, लेकिन जो है वो हालात इतने अच्छे या बेहतर अभी उस हवाले से नहीं लगते हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है तो वो उन्होंने वो जो ट्रायल की पेचीदगियाँ या खामियाँ जो थी जो कि उनको अपील की स्टेज के ऊपर फ़ायदा पहुंचा सकती थी, वो उन्होंने अपनी कानूनी हिकमत अमली के तहत जो है वो पहले ही ख़त्म करवा ली हैं। तो अब साइफर को भी 12 दिसंबर को आपको पता है कि फर्द जुर्म जो है वो उस पर आयद होनी है और फिर उसके बाद ट्रायल जो है तेज़ रफ्तारी से चलेंगे। ये अच्छा, ये काज़मी साहब ये फरमाइएगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
कि यहाँ कबूलियत और मकबूलियत इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, या एट टाइम्स कबूलियत ज़्यादा डोमिनेट करती है? जो आज हालात हमें नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कम से कम ये कि खैबर पख्तूनख्वा से जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह आपने भी बताया, हम जब फुटेजेस देखते हैं उससे तो पता लगता है कि लोग बड़े जोश और जज्बे के अंदर हैं कि तहरीक इंसाफ को वोट देना है। लेकिन जो एक फैक्टर है कबूलियत का, उसका बड़ा इट्स ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। आपको लगता है कि कुछ तब्दील हो रहा है या हो जाएगा, कहते हैं बाय द डे, जब इंतखाबात के वक्त करीब आएगा, या फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा था ना कि इमरान खान के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए फिलहाल इक़्तिदार में आना मुश्किल है? बट डू यू थिंक समथिंग्स गोइंग टू चेंज बाय द डे? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि माजी में नवाज शरीफ साहब के केसेस भी इतनी ही तेजी से चलते थे और वो थोड़े से ओपन चलते थे। खान साहब के जो हैं वो जेल के अंदर चल रहे हैं और उसी तेजी से चल रहे हैं, और वही नैब के लोग जो वो आके क्या क्या स्टोरियां किले में भी चलते हाँ, वो क्या क्या स्टोरियां सुनाते थे वो नैब के दोस्त आके कि मियां ये भी इल्ज़ाम है, वो भी इल्ज़ाम है, ये भी है, ऐसा भी है। तो वो अब वही नैब जो है उनका रवैया क्या है वो भी पूरी कौम के सामने है। दूसरी बात ये है कि सियासी जमातें देखें, फिर मकबूल लीडर हो ना तो वो अक्सर वो कहते हैं जी खौफ के बुत तोड़ दो, खौफ के बुत तोड़ दो। तो वो मेरे ख्याल में अगर जेन्युइनली मकबूल लीडर हो अकबर एस बाबर की तरह, तो उसके कारकुन तो खौफ के बुत तोड़ के रेड जोन में आके इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी कर लेते हैं। उनको भी पता है कि दफा 144 हो सकती है, हमारे ऊपर मुकदमा हो सकता है। आपको पता है इस रेड जोन के हवाले से कितनी सेंसिटिव वो आपको पता है ना कि वो असल में कारकुन किस है, वो भी आपको पता लग ही गया होगा। नहीं, वो अकबर है। नहीं, ये आप देखें ना, आप लोग ज्यादती करते हैं। एक बंदा मशहूर है, मकबूल है, अकबर एस बाबर, तो आप लोग क्यों जेलस हैं जी? मैं क्यों जेलस हूं? अकबर एस बाबर का कारकुन पहुंचा रेड जोन में, उसने कहा मैंने चेयरमैन बनना है, मैं पीटीआई का। तो मसला ये है कि ग्राउंड रियलिटी तो यही है, ग्राउंड रियलिटी वही है जो आपको भी नजर आती है, मुझे भी नजर आती है। बाकी अगर किसी के साथ कोई मैं ये समझता हूं या कोई और ये कहता है कि आइन के मुनाफी किसी के साथ, मियां साहब के साथ सलूक हुआ या खान साहब के साथ हो रहा है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कभी भी ऐसा होता है। पाकिस्तान में हमेशा आइन कानून के मुताबिक चीज़ें होती हैं, और जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर वो सिस्टम उसका मुदावा कर देता है। वो कहता है ओ सॉरी पहले गलती हो गई थी, तो अब देखें अब ये ठीक हो गया। तो इसी तरह चल रहा है और सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक। मतलब लेकिन आपको ये लगे कि जो आज इमरान खान साहब के साथ है या जो भी केसेस हैं सब कुछ, देखिए एक केस है उसकी बड़ी अहमियत है, मैं उस पर चाहूँगा अगर आप क्विकली रिफ्लेक्ट कर दें, वो है वो 190 मिलियन पाउंड का केस। उसको अब बड़ी स्पीड लगी हुई है और वो उसमें गवाह की लिस्ट भी आ गई है, कुछ लोगों ने बयान अपना रिकॉर्ड भी कर दिया। कहा जाता है कि वो असल केस है, लेकिन वो असल केस इतनी स्पीड में उस पर ट्रायल होके सारा कानूनी जो ट्रायल के स्टेजेस हैं वो क्रॉस करके वो फैसला होता हुआ नजर आ रहा है आपको 8 फरवरी से पहले? देखिए, इस असल केस में जो असल बंदा है जिसके असल अकाउंट से असल मनी पाकिस्तान आई, और वो असल बंदे का कोई नाम ही नहीं लेता। मलिक रियाज साहब जो है इस केस के करता धरता या रुए रवा हैं, पैसा उनका था, उनके यहाँ एडजस्ट हुआ। तो जब तक आप उनकी तरफ से कोई सामने चीज नहीं आ रही, तो अगेन फिर वही है ना कि केसेस को सियासी बुनियादों पे चलाया जाता है, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जाती हैं। देखिए, किसी के ऊपर भी आप यहाँ पे कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। आप अगर ये इतने ज़्यादा असल केस हैं तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि किसी के बेडरूम से लेके निजी उसकी ज़िंदगी तक आपने सब कुछ करना है। सारे कार्ड्स भी आपने इस्तेमाल कर लिए कि जी वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करता है तो वो ये करता है, तो बाकी कौन सा यहाँ पे कोई योगा करता है या मेडिटेशन होती रही है यहाँ पे सब इसी तरह सियासत होती है। तो मेरे ख्याल में ये वही है जो कुछ होता आ रहा है, पर ये कोई पहली दफा इमरान खान के साथ नहीं हो रहा, इससे माजी में मियां साहब के साथ सारों के साथ हुआ, बट उससे पहले बीबी के साथ भी हुआ। बिल्कुल। अब असल इम्तिहान वहां से शुरू होता है कि सीखेंगे क्या इससे, क्या खान साहब भी कुछ सीख के निकलेंगे या फिर कम से कम अभी तो नहीं लगता, लेकिन अभी सब वो तैयार हो जाएंगे। जाहिर बात है वो असूल और बुत खौफ के बुत तोड़ना पीछे की बात है। मेन बात तो वो भी कहते हैं कि मेरी सेटिंग करवा दें दोबारा जहां सारों की होती है, वो भी यही कह रहे हैं कि मेरी सेटिंग करा दो दोबारा, तो मैं ताबेदारी वास्ते बिल्कुल हाजिर हूँ और A1 करके हाजिर हूँ। ऐसी मिसाल नहीं मिलेंगी जैसे मैं अब ताबेदारी करूँगा। मसला ये है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, टुवर्ड्स दी एंड मुझे ये फरमा दीजिएगा कि जिस तरह अभी एक वो अलकादर ट्रस्ट केस की बात की, तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी तो है ना कि अगर वो बिल्कुल ही एक प्राइवेट चीज़ थी तो फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत ने क्यों की, फिर उसके अंदर काबीना के अंदर वो मामला क्यों लाया गया? अगर वो एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन है जो कि हज़ारों की तादाद में होती है, किसी शख्स के अपने पैसे हैं, वो जहाँ मर्जी भेजे पाकिस्तान के अंदर, गवर्नमेंट उसके अंदर क्यों इन्वॉल्व थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है।
जी हाँ, बिल्कुल यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा जो हैं वो उस दौर में वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे और फिर कैसे वो सारा कुछ हुआ और फिर जो अलकादर ट्रस्ट है उसमें वहाँ पे किसका पैसा है, वो किस लिए गया था, ये तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन बड़ा ये एक ट्रिकी सा है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से है, ये क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे एज एन अफेक्टेड पार्टी गई थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। फिर जो है इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करेंगी, बेस करके आगे जो है वो चलेंगी। ठीक, कानून के हवाले से मेरा ख्याल है कि इसके अंदर काफ़ी पेचीदगियाँ आएंगी जब जैसे जैसे केस जो है वो आगे चलेगा। बज़ाहिर आपको लगता है कि बड़ा सीधा सादा सा और इस तरह से केस है, सीधा है नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना सीधा नहीं है ये। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब काज़मी साहब और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप दोनों का आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। प्रोग्राम आपने देखा, जिसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।